तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी राजनीतिक रणनीति को डिकोड करने जा रहे हैं जो वाकई हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, जब चुनाव के दौरान कानूनी रूप से प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग जाती है, तब भी कुछ हाई प्रोफाइल सार्वजनिक कार्यक्रम क्यों होते हैं? इसके पीछे आखिर क्या रणनीतिक खेल है? सच मानिए, इस मौन अवधि में बिना कुछ बोले जो संचार होता है ना, वो एक बिल्कुल ही अलग स्तर का होता है। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब चुनाव प्रचार कानूनी रूप से रुक गया है तो कोई भी राजनेता अपनी बात कैसे पहुंचाएगा। ये आधुनिक राजनीति का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ प्रचार बंद है और दूसरी तरफ अपनी विजिबिलिटी यानी दृश्यता बनाए रखनी है। बिना एक भी राजनीतिक शब्द बोले सीधे मतदाताओं के दिमाग तक पहुंचना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम अनिवार्य मौन अवधि को समझेंगे, फिर बंगाल में सांस्कृतिक संकेतों की बात करेंगे, इसके बाद आध्यात्मिक पहचान और समुदायों पर चर्चा होगी, फिर देखेंगे कि कैसे वैश्विक कूटनीति को स्थानीय चुनावों से जोड़ा जाता है। इसके अलावा रणनीति के विरोधाभास और अंत में इस सुनहरे मौन के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, अनिवार्य मौन अवधि। क्या ये वाकई एक पुराना नियम बन चुका है? देखिए, नियम के मुताबिक मतदान शुरू होने से ठीक 48 घंटे पहले प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग जाती है। इसका मूल उद्देश्य था मतदाताओं को शांति से सोचने समझने का वक्त देना। लेकिन आज के ज़माने में, जहां हर सेकंड आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशंस आते हैं, 24 घंटे न्यूज़ चैनल चलते हैं, वहां इस 48 घंटे के नियम को सख्ती से लागू करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इस डिजिटल युग में पूर्ण मौन की उम्मीद करना, सच कहूँ तो थोड़ी पुरानी अवधारणा लगने लगी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो वाकई बहुत दिलचस्प है। बंगाल में सांस्कृतिक संकेत और कैसे भूगोल और समय का इस्तेमाल किया जाता है। जरा इस भौगोलिक दूरी पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश का हरदोई पश्चिम बंगाल के हावड़ा से पूरे 1110 किलोमीटर दूर है। बहुत दूर है ना? लेकिन सोचिए, एक आधिकारिक बुनियादी ढांचे का कार्यक्रम इतनी दूर यूपी में हो रहा है और उसका रणनीतिक लक्ष्य वो आबादी हो सकती है जो उस वक्त मीलों दूर बंगाल में वोट डाल रही हो। इसकी टाइमिंग देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। स्रोत सामग्री के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में मतदान की ठीक पूर्व संध्या पर सिक्किम में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला, और फिर ठीक अगले दिन जब बंगाल में लोग वोट डाल रहे थे, तब यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा था। क्या ये दोनों घटनाएं पश्चिम बंगाल के मतदान से जुड़ी लग रही हैं? शायद सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इनकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। असल में यही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये कोई आम घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया सांस्कृतिक संकेत था, जिसका सीधा निशाना बंगाल के मतदाता थे। एक तरफ सिक्किम में फुटबॉल खेलकर उस फुटबॉल प्रेमी राज्य के लोगों का ध्यान खींचा गया, जिसकी तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और दूसरी तरफ गंगा नाम का इस्तेमाल। हम सब जानते हैं कि हुगली नदी, जो गंगा की ही एक धारा है, बंगाल की सांस्कृतिक और कृषि रीढ़ है। गंगा नाम बंगालियों के मन में गहराई से उतरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे बिंदु पर नजर डालते हैं, आध्यात्मिक पहचान और समुदायों को कैसे लक्षित किया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एक संयोग था, तो जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कोई एक बार की बात नहीं है, बल्कि कई चुनाव चक्रों में लगातार चलने वाला एक पैटर्न है। 2020 में दिल्ली चुनाव, 2021 में पश्चिम बंगाल और 2022 में मणिपुर। हर बार मतदान के दिन या उससे ठीक पहले कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रम हुए हैं जो सीधे तौर पर सुर्खियों में छाए रहे। और ये यात्राएं हवा में नहीं होती, इनका सीधा कनेक्शन कुछ खास मतदाता ब्लॉकों से होता है। उदाहरण के लिए, जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही थी, तब प्रधानमंत्री की बांग्लादेश के ओराकांडी की यात्रा सीधे मतुआ समुदाय से जुड़ रही थी, क्योंकि वो उनके आध्यात्मिक गुरु का जन्मस्थान है। ठीक इसी तरह दिल्ली चुनाव के दौरान महाकुंभ में डुबकी लगाने को विश्लेषकों ने सॉफ्ट हिंदुत्व मतदाताओं से जुड़ने की एक बेहतरीन रणनीतिक कोशिश माना। अब आते हैं चौथे पहलू पर, कैसे एक वैश्विक मंच यानी इंटरनेशनल लेवल की चीजों को हमारे स्थानीय चुनावों से जोड़ा जाता है। इसे डायस्पोरा कूटनीति भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि गुयाना देश की कुल आबादी का 40% हिस्सा भारतीय मूल का है? ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ये हमें बताता है कि गुयाना और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच कितने गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कनेक्शन को अक्सर राजनीतिक संचार में एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसे कैसे जोड़ा गया। झारखंड चुनावों के दूसरे चरण के दौरान गुयाना की एक राजनीतिक यात्रा हुई। अब गुयाना में जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अविभाजित बिहार और झारखंड के उन भोजपुरी भाषी इलाकों से आता है जो कभी गिरमिटिया मजदूर बनकर वहां गए थे। तो यहाँ होता यह है कि एक इंटरनेशनल टूर के जरिए मीलों दूर बैठे अपने स्थानीय मतदाताओं के साथ बड़ी ही चतुराई से एक सांस्कृतिक पुल बना लिया जाता है। चलिए अब अपने 5वें हिस्से की तरफ चलते हैं, रणनीति में विरोधाभास। अलग अलग राजनेता अपनी विजिबिलिटी को किस तरह से अप्रोच करते हैं। अगर हम दो बिल्कुल अलग रणनीतियों की तुलना करें तो बात साफ समझ आती है। विश्लेषकों का मानना है कि यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ बंगाल के भद्रलोक मतदाताओं की सांस्कृतिक मानसिकता के साथ पूरी तरह मेल खा गया। वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी समय ग्रेट निकोबार द्वीप में किसी रणनीतिक प्रोजेक्ट की आलोचना करना वो उस खास समय पर क्षेत्रीय मतदाताओं के दिमाग में वैसी जगह नहीं बना पाया। यानी कौन सा तीर निशाने पे लगा और कौन सा नहीं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जनता उस वक्त क्या महसूस कर रही है। आप 2024 के आम चुनावों का ही उदाहरण ले लीजिए। इतने लंबे और आक्रामक प्रचार अभियान के बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के ध्यान पर चले गए। ये वो जगह है जहां ठीक 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक भारत का सपना देखा था। सोचिए, पूरे देश के टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर ध्यानमग्न नेता की तस्वीरें थीं। इसने रणनीतिक रूप से एक ऐसे नेता की छवि पेश की जो पूरी तरह से राष्ट्रीय विकास और आधुनिक भारत के विजन को समर्पित है। बिना कुछ बोले एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया गया। तो अंत में हम आते हैं अपने छठे और आखिरी बिंदु पर। इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? ये एक सुनहरा मौन क्यों है? आपने बचपन में पंचतंत्र की वो हंस और कछुए वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसका सबक था कि मौन सुनहरा है। आज की राजनीति में इस कहावत ने बिल्कुल ही नया रूप ले लिया है। ये रणनीतियां हमें बताती हैं कि कैसे एक बहुत ही सोच समझकर और सही समय पर चुना गया मौन आपके लक्षित दर्शकों के लिए एक बेहद स्पष्ट और चमकता हुआ संदेश बन सकता है। मतलब कुछ ना कहकर भी आप वो सब कह जाते हैं जो आप कहना चाहते हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल है जिस पे जरा सोचिएगा। आज के इस मीडिया साक्षरता के युग में जहां हर तरफ विजुअल्स और तस्वीरों की भरमार है, क्या ये रणनीतिक दृश्यता भविष्य में हमारे इन पारंपरिक चुनाव मौन कानूनों को पूरी तरह से बेमानी नहीं कर देगी? क्या इस सोशल मीडिया के दौर में ब्लैकआउट कानूनों का वाकई कोई अर्थ रह जाएगा? इसी सवाल के साथ स्रोत सामग्री पर आधारित हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस डीकोडिंग से आपको राजनीतिक रणनीतियों के इस नए और दिलचस्प पहलू को समझने में मजा आया होगा।